डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे आपके सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का लेसन 5। और लेसन 5 का नाम भी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है, यानी जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर बुक है उसका नाम इसी लेसन के नाम पर रखा गया है। लेसन के राइटर H.G. वेल्स हैं और लेसन पढ़ने से पहले हम इसकी थीम के बारे में भी समझ लेते हैं ताकि हमको लेसन पढ़ना आसान हो जाएगा। दिस स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट रिटन बाय H.G. वेल्स इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट ग्रिफिन। ये जो स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार होने वाली है क्योंकि ये एक ब्रिलियंट, एक इंटेलिजेंट साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक ग्रिफिन के बारे में है। ही डेवलप्ड अ ड्रग दैट कैन मेक पीपल इनविजिबल। एक्सपेरिमेंट के द्वारा साइंटिस्ट ग्रिफिन ने एक ड्रग यानी मेडिसिन, दवा विकसित की, तैयार की और वो दवा लोगों को इनविजिबल का मतलब अदृश्य, जिसे देखा ना जा सके, यानी इस दवा के द्वारा व्यक्ति इनविजिबल, अदृश्य हो सकता था। ग्रिफिन कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट ऑन हिमसेल्फ एंड बिकम्स इनविजिबल। अब ग्रिफिन ने सोचा कि ये दवा सही बनी है या नहीं, तो उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट के लिए वो मेडिसिन, वो ड्रग अपने ऊपर ट्राई की और वो इनविजिबल हो गया। जैसा कि आप साइड में चित्र में देख रहे हैं कि केवल जो कपड़े पहने हुए हैं वही दिखाई दे रहा है, उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। Thus a brilliant scientist turn into a threatening lawless person। और इस तरह से एक ब्रिलियंट इंटेलिजेंट वैज्ञानिक एक थ्रेटनिंग यानी खतरनाक, और लॉलेस जिसको कानून का कोई ज्ञान नहीं, कानून तोड़ने वाला व्यक्ति बन गया। एंड नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इस लेसन का टाइटल फुटप्रिंट्स विदाउट फीट क्यों रखा गया? क्योंकि द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ लॉलेस साइंटिस्ट हु वॉज एबल टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। यहाँ पर आपको विजिबल नहीं पढ़ना है, इनविजिबल पढ़ना है। ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। जो ये कहानी है ये एक लॉलेस साइंटिस्ट यानी जो कानून को की बेपरवाह करता है, उसकी परवाह नहीं करता है, उसके इर्द गिर्द घूमती है। वैज्ञानिक का नाम हम लोग जान चुके हैं, ग्रिफिन। His invisibility made him able to make footprints as the body was solid like glass। अब एक्सपेरिमेंट के द्वारा उसने जो ड्रग तैयार की उससे उसने अपने आप को इनविजिबल बना लिया और उसकी इसी इनविजिबिलिटी ने, अदृश्यता ने उसको, उसकी जो बॉडी थी वो सॉलिड, एक कांच की तरह हो गई और कांच की तरह होने के कारण लोग उसको देख नहीं पाते थे, तो वो अपने फुटप्रिंट्स बना देता था। और वो जो बॉडी थी वो ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट थी। सो विदाउट फीट, तो लोगों को क्या लगता था कि ये जो फुटप्रिंट्स हैं वो फुटप्रिंट्स तो हैं लेकिन उनके पैर नहीं हैं, क्योंकि जो उसकी बॉडी थी वो ट्रांसपेरेंट थी लाइक ग्लास। किसकी? ग्रिफिन। मैसेज ऑफ द स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट इज that we should not misuse the power that we have। यदि हमारे पास में कोई पावर है, कोई ताकत है, कोई शक्ति है, तो हमें उसका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, जैसे कि इस स्टोरी में ग्रिफिन ने किया। अब उसने क्या मिसयूज़ किया ये हम जानेंगे इस स्टोरी, इस लेसन को पढ़ने पर। सबसे पहले रीड एंड फाइंड आउट। जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसको हमको पढ़ना भी है और उसमें फाइंड आउट, ये पता लगाना है। क्या? हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल। कि जो इनविजिबल मैन है, कौन है इनविजिबल मैन, ये हम पहले ही जान चुके हैं,
वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है ग्रिफिन। तो वो सबसे पहले विजिबल कब हुआ, लोगों ने उसको कब देखा। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज वाई वॉज ही वॉन्डरिंग द स्ट्रीट, वो गलियों में सड़कों में क्यों वांडर, वांडर यानी घूमना, एमलेस, बिना किसी पर्पस के क्यों घूम रहा था। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ ए पेयर ऑफ बेयरफुट। दो लड़के हैं, अचानक उनको सरप्राइज का मतलब वो शॉक्ड हो गए, एकदम उनको धक्का लगा जब उन्होंने फ्रेश मडी यानी कवर्ड इन मड, कीचड़ से सने हुए, इम्प्रिंट का मतलब इम्प्रेशन, निशान, ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फुट, कि उन्होंने नंगे पैर यानी ऐसे निशान देखे पैरों के जो कि जूते या चप्पल पहने हुए नहीं थे। कहाँ देखे उन्होंने, जमीन पर देखे। और वो निशान कैसे थे, मडी यानी मिट्टी से, गीली मिट्टी से के बने हुए थे। इम्प्रिंट कहते हैं इम्प्रेशन को, निशान को, और बेयर फुट यानी अनकवर्ड, नंगे पैर। What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? अब उन लड़कों ने सोचा कि लंदन शहर के बीचों बीच ये आदमी जो कि बेयर फुटेड है, जिसके निशान हैं, इम्प्रिंट्स हैं, बेयर फुटेड है ना, बिना जूते चप्पल के है, वो क्या कर रहा है। एंड वेयर वॉज द मैन, निशान तो हैं उसके, इम्प्रिंट्स तो हैं पैरों के, पर वो आदमी कहाँ है जिसके ये निशान हैं। एज दे गेज्ड अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आईज, जब उन्होंने गेज यानी फिक्स, बिल्कुल ध्यान से देखा, लगातार देखा, इंटेंटली देखा, तो उन्होंने एक रिमार्केबल यानी बहुत ही अजीब, स्ट्रेंज, विलक्षण चीज़ देखी, जिसको कि नोटिसेबल, इंग्लिश में कहेंगे नोटिसेबल। अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, और उनकी आंखों के सामने ही एक फ्रेश, जैसे अभी अभी कोई निकला हो, बिल्कुल विद इन सेकेंड्स में एक निशान, पता नहीं, नोवेयर ने पता नहीं कहाँ से आ गया। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर, और इसके बाद तो केवल वो फुटप्रिंट्स, वो पैरों के निशान एक के बाद एक आगे बढ़ते जा रहे थे। डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और वो जो स्टेप्स थे वो डिसेंडिंग यानी नीचे की ओर आ रहे थे, और जो डाउन द स्ट्रीट, जो वो सड़क थी वो नीचे की ओर जा रही थी, उसकी ओर बढ़ रहे थे। यानी उन फुटप्रिंट्स में उन पैरों के वो जो निशान थे वो चल रहे थे और उनका एक डायरेक्शन था, केवल फुटप्रिंट्स ही बढ़ते जा रहे थे। द बॉयज़ फॉलोड, अब तो उन लड़कों ने, लड़के कितने थे, 2 लड़के थे, उन्होंने उन फुटप्रिंट्स को फॉलो किया। फैसिनेटेड, उनको बड़ा मज़ा आया, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए कि ये क्या है कि केवल फुटप्रिंट्स ही बढ़ रहे हैं, तो वो अट्रैक्ट हुए और उनको इंटरेस्टिंग लगा। अनटिल द मडी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर एंड फेंटर, कब तक वो लोग उनको उस इम्प्रेशंस को, उन मडी इम्प्रेशंस को, उन पैरों के निशानों को फॉलो करते गए, जब तक कि वो निशान फेंटर यानी डिम पड़ते गए, धीरे धीरे निशान, बिल्कुल जैसे कि वो आदमी कहीं चला गया है, तो उसके निशान जब तक धीमे धीमे होते गए, डिम होते गए, लाइट होते गए, तब तक वो उनको फॉलो करते रहे। एंड एट लास्ट डिसअपीयर्ड ऑल टुगेदर, और अंत में वो जो फुटप्रिंट्स थे वो डिसअपीयर हो गए यानी गायब हो गए, एकदम से वहाँ से हट गए। ऑल टुगेदर मीन्स कंप्लीटली, पूरी तरह से वो फुटप्रिंट्स थे, उनके निशान, उनके इम्प्रिंट्स चले गए, गायब हो गए। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल एनफ, ये जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन यानी जो भी समझाया इस मिस्ट्री को, इस रहस्य को, वो देखने में तो बहुत साधारण था। द बिविल्डर्ड बॉयज़, बिविल्डर्ड यानी
कंफ्यूज्ड, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि फुटप्रिंट्स बढ़ते जा रहे हैं और व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है। तो वो लड़के पूरी तरह से कंफ्यूज थे, परप्लेक्स थे, यानी वो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent। और एक्चुअल में ये फुटप्रिंट्स किसके थे? एक साइंटिस्ट के थे जिसने कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक ड्रग, एक मेडिसिन को डिस्कवर किया कि किस तरीके से ह्यूमन बॉडी को, इंसान को ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी बनाया जा सकता है, एकदम क्रिस्टल क्लियर बनाया जा सकता है। यानी आपको केवल उसके आर पार दिखेगा, ये नहीं समझ में आएगा कि ये कोई ह्यूमन बॉडी है। ग्रिफिन द साइंटिस्ट had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible। अब ग्रिफिन का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था। वो एक्सपेरिमेंट यानी एक प्रयोग के बाद फिर प्रयोग, फिर एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट का मतलब प्रयोग, वो लगातार एक्सपेरिमेंट कर रहा था। किस बात के लिए? टू प्रूव आउट, इस बात को प्रूव करने के लिए, इस बात को साबित करने के लिए कि ह्यूमन बॉडी को भी इनविजिबल, इनविजिबल शब्द से हम फेमिलियर हो चुके, अदृश्य बनाया जा सकता है। फाइनली ही स्वेलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स। अब उसने अपने एक्सपेरिमेंट से कुछ ड्रग्स बनाए, मेडिसिन बनाई जो कि रेयर, रेयर यानी दुर्लभ, नॉट ऑफन सीन, जो इजीली नहीं मिल सकती हैं, उनको क्या कहते हैं? रेयर। तो ऐसी ड्रग्स को उसने स्वेलो कर लिया, निगल लिया। निगलने का मतलब एट विदाउट च्यूइंग, यानी बिना चबाए ही उनको निगल लिया। एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज ए शीट ऑफ ग्लास। और वो जो ड्रग लेते ही, मेडिसिन लेते ही उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो गई, पारदर्शी हो गई। कैसी? जैसे कि एक कांच की चादर, यानी जो पतला कांच होता है वैसी बन गई। दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, लेकिन वो सॉलिड थी कांच की तरह, यानी आप उसमें हाथ डालकर इधर से उधर अपना हाथ नहीं निकाल सकते। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रादर ए लॉलेस पर्सन। जो ग्रिफिन था वो एक बहुत ही ब्रिलियंट यानी टैलेंटेड, इंटेलिजेंट साइंटिस्ट था, लेकिन वो लॉलेस था, यानी वो कानून की परवाह नहीं करता था, ऐसा साइंटिस्ट था। अब इस बात को आगे आपको बताया जा रहा है कि उसको लॉलेस क्यों कहा गया। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम। जो उसका लैंडलॉर्ड था, उसका मकान मालिक था, वो उसको डिसलाइक करता था। डिसलाइक लाइक का अपोजिट। ट्राई टू इजेक्ट हिम, और वो इस कोशिश में रहता था कि ग्रिफिन को इजेक्ट, इजेक्ट यानी जबरदस्ती घर से निकाल दे। इन रिवेंज, रिवेंज यानी बदला लेना, तो बदले में ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। ग्रिफिन ने अपने लैंडलॉर्ड के मकान में आग लगवा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। अब क्योंकि ग्रिफिन तो इनविजिबल था, उसकी जो बॉडी थी वो ग्लास शीट की तरह थी, यदि वो कपड़े पहन लेता तो लोग उसे पहचान लेते। तो उसने क्या किया? अपने कपड़ों को उतार दिया ताकि लोग उसे देख ना सकें। Thus it was that he became a homeless wanderer। और इस तरह से वो अपने मकान मालिक के घर में आग लगाकर घर से निकल गया। और होमलेस यानी बेघर, वांडरर यानी बेमतलब घूमना, वो घूमने लगा। विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़ों के। बिना कपड़ों के क्यों? क्योंकि यदि वो कपड़े पहन लेता तो उसके कपड़ों से पता चल जाता कि ये कोई आदमी है। विदाउट मनी, पैसे भी नहीं थे। क्वाइट इनविजिबल, और ये तो हम जान ही चुके हैं कि जो उसने मेडिसिन को डिस्कवर किया था, उस दवा से वो इनविजिबल हो गया था। अनटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड। कब तक ऐसा घूमता रहा? जब तक कि उसके पैर मड यानी कीचड़ में नहीं पड़े। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, और जब वो चला तो उसके फुटप्रिंट्स, उसके पैरों के इम्प्रेशन, पैरों के निशान जमीन पर
दिखने लगे। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. अब स्टोरी जहाँ से शुरू हुई थी वहाँ हमने पढ़ा था कि दो लड़कों ने ऐसे फुटप्रिंट्स देखे और वो उन पैरों के निशानों को उनको पीछा कर रहे थे। तो वो इस तरह से, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा था, तो उसने अपने आप को आराम से बहुत ही इजीली बचा लिया। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर। लेकिन जो उसके एडवेंचर्स थे, एडवेंचर्स का मतलब रिस्की एक्टिविटीज़, जो जोखिम भरे उसके क्रियाकलाप थे, बाय नो मीन्स, नॉट एट ऑल, वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुए थे। इतना होने के बाद भी कि पहले तो उसने वो ड्रग ली जिससे वो इनविजिबल हुआ, फिर अपने लैंडलॉर्ड के घर में आग लगा दी। इसके बाद भी उसके एडवेंचर्स बाय नो मीन्स, नॉट एट ऑल ओवर, ख़त्म ही नहीं हुए थे। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. लेकिन लंदन में बिना कपड़ों के वॉन्डर यानी बेमतलब घूमने के लिए उसने जो टाइम सेलेक्ट किया वो बहुत गलत था। कैसे? इट वॉज मिड विंटर, क्योंकि अभी सर्दियाँ थी, ठंड थी, यानी ठंड का सीज़न आधा निकल चुका था। आधा निकलने का मतलब जो ठंड थी वो पीक पर थी। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, और जो हवा थी वो बिटरली यानी बहुत अधिक कोल्ड यानी ठंडी थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और ऐसे में वो बिना कपड़ों के तो रह ही नहीं सकता था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। अब उसने सोचा कि लंदन की गलियों में बेमतलब घूमने से अच्छा है कि लंदन के किसी बहुत बड़े स्टोर में स्लिप इनटू यानी घुस जाए। किस चीज़ के लिए? कुछ वुलन्स के लिए, कुछ गर्म कपड़ों के लिए। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, क्योंकि शाम का समय था, शॉप्स बंद होने वाली थी। एंड एज सून एज द डोर्स वर शट, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोदिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। अब जैसे ही शॉप्स क्लोज हुई तो ग्रिफिन चुपके से एक बड़े स्टोर में घुस गया और उसने कपड़ों को पहनने का पूरा प्लेजर यानी आनंद उठाया, और बिना किसी खर्चे, एक्सपेंस यानी खर्चा, रिगार्ड यानी कंसर्न चिंता, ना तो और अच्छा भरपेट खाना खाया, ना उसको पैसे की चिंता थी। क्यों? क्योंकि स्टोर बंद हो जाने के बाद में वहाँ पर कोई बिलिंग तो हो नहीं रही थी। तो उसने अपने मन चाहे कपड़े पहने और वहाँ पर जो अटैच कैंटीन थी वहाँ भरपेट खाना खाया। He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. उसने जो वुलन जिसमें रखे हुए थे उन डिब्बों को, उनकी सील को तोड़ा, उनके रैपर्स यानी जो उन पे कागज़ लगे हुए थे उनको फाड़ा, और जो कपड़ों में वो फिट आ रहा था उन कपड़ों को उसने ट्राई किया। Soon with shoes and overcoat and a wide brimmed hat, और जल्दी उसने जूते भी पहन लिए, एक ओवरकोट भी, यानी ओवरकोट यानी एक लंबा कोट, वो भी पहन लिया, और एक बड़ा सा हैट, वाइड ब्रिम्ड हैट, यानी ऐसा हैट जो चारों तरफ से बाहर को निकला है। आगे हम लोग चित्र में भी देखेंगे वो हैट। ही बिकेम ए फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन। अब उसने क्योंकि कपड़े पहन लिए थे तो वो कपड़ों के कारण फुली विजिबल हो गया, दिखाई देने लगा। केवल उसके कपड़े दिखाई दे रहे थे लेकिन वो विजिबल हो गया। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी। अब वो उस रेस्टोरेंट के किचन में गया और वहाँ पर उसने कुछ मीट और कॉफ़ी ली। एंड ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। और इसके बाद में उसने जो वहाँ का ग्रोसरी वाला यानी जो घरेलू सामान वाला सेक्शन था उसमें गया और वहाँ पे उसने कुछ स्वीट खाई और वाइन पी। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स। तो वहाँ पर एक ढेर लगा हुआ था क्विल्ट्स का, रजाई का, और उनके ढेर पर, क्योंकि ये एक सुपरमार्केट था या एक मॉल समझ लीजिए जहाँ पर हर तरह की अंदर सामान मिलता था, तो उस पर जाकर वो सेटल डाउन हो गया। सेटल डाउन यानी
सफल हो गया और वहाँ पर जाकर लेट गया। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। अब उसको कपड़े भी मिल गए, खाना भी मिल गया और वो सो भी गया। लेकिन यदि ग्रिफिन समय पर उठ जाता तो शायद सब कुछ सही सही रहता। As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. अब अगले दिन जब वो स्टोर खुला, वो शॉप जो मॉल था, सुपरमार्केट था, जब वो खुला और लोग उस शॉप के अंदर आ गए, कौन? जो कि उसमें जॉब करते थे, वहाँ पर काम करते थे, वो अगले दिन अंदर आ गए। When he saw a couple of them, जब उसने देखा couple of them, कुछ लोगों को देखा, तो देखो यहाँ पर चित्र में कि उसने उस सुपरमार्केट में क्या किया, पैंट कोट ओवरकोट पहना हुआ है, ये हैट दिखाई दे रहा है और शूज़ दिखाई दे रहे हैं, केवल कपड़े दिखाई दे रहे हैं और उसकी बॉडी, उसका चेहरा, क्योंकि वो तो इनविजिबल है, वो कांच की तरह है, तो वो नहीं दिखाई दे रहा है और लोग उसका पीछा कर रहे हैं। जो जब सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग उस शॉप में काम करने वाले जो असिस्टेंट थे वो आए और उन्होंने उसे देखा तो उन्होंने क्या समझा कि ये शायद कोई चोर है और उसके पीछे दौड़ने लगे। तो यहाँ पर हमको अपने दोनों क्वेश्चन के आंसर्स भी मिल गए कि पहला तो कि इनविजिबल मैन सबसे पहले विजिबल कब हुआ, जब वो लंदन के एक स्टोर में गया। और क्यों गया? फॉर कीपिंग वार्म, अपने आप को गर्म, उसको ठंड लग रही थी, तो वहाँ पर उसने अपने जो ओवरकोट पहना, एक हैट लगाया, शूज़ पहने और वहाँ पर पूरी रात वो सोता रहा। अगले दिन सुबह उसकी नींद नहीं खुली और जब उस स्टोर के असिस्टेंट ने उनको देखा तो उसका पीछा किया। इस तरह से पहली बार इनविजिबल मैन विजिबल हुआ। जो सेकंड क्वेश्चन था कि वाई वाज ही वॉन्डरिंग द स्ट्रीट, वो क्यों घूम रहा था लंदन की सड़कों पर? क्योंकि उसने अपने लैंडलॉर्ड के घर में जिसमें वो रहता था, वो लैंडलॉर्ड उसको लाइक नहीं करता था और उसको बाहर निकालना चाहता था। तो इन रिवेंज यानी बदला लेने के लिए ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, ग्रिफिन ने घर में आग लगा दी और अपने आप को बचाने के लिए उसने अपने कपड़े उतारे और वो इनविजिबल हो गया और इस तरह से वो कहाँ पर? लंदन की स्ट्रीट में बेमतलब घूम रहा था। तो हमारे दोनों क्वेश्चन के आंसर्स भी हमको मिल गए। When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. उसने देखा कि लंदन के उस स्टोर में कुछ लोग जो वहाँ पर काम करते हैं वो उसकी तरफ आ रहे हैं, तो ही पैनिक्ड, वो एकदम पैनिक हो गया, डर गया, घबरा गया, अफ्रेड हो गया और उसने दौड़ना शुरू कर दिया। दे नेचुरली गेव चेस, अब नेचुरली था, स्वाभाविक था कि यदि किसी शॉप में कोई चोरी करके भागेगा तो शॉप के लोग उसको चेस करेंगे, उसका पीछा करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स, और अंत में जब उसने देखा कि वो लोग उसको पकड़ने ही वाले हैं तो उसने जल्दी जल्दी जो अपने कपड़े थे जो उसने उस स्टोर में पहने थे उनको टेक ऑफ, उनको उतारना शुरू कर दिया। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेकेड इन चिल जनवरी एयर। इस तरह से एक बार फिर से वो इनविजिबल यानी अदृश्य हो गया, लेकिन बिना कपड़ों के, और वो भी कब? जबकि जनवरी की चिल यानी बहुत ही ठंड, वेरी कोल्ड जो एयर थी उसमें। This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. अब उसने सोचा कि वो किसी नाटक कंपनी के स्टोर में जाए, क्योंकि जो नाटक कंपनी होती है ना, वहाँ पे एक्टर्स के मेकअप का सामान होता है, उनको जो आर्टिफिशियल बाल, आर्टिफिशियल और भी कोई नाक लगाता है, कोई आर्टिफिशियल आईब्रोज लगाता है, तो ये सारा सामान रखा रहता है। तो उसने सोचा कि यदि वो उस स्टोर में जाएगा तो उसको कपड़े भी मिलेंगे और वो कुछ ऐसा अपने चेहरे पर करना चाहता था कि जो उसके गर्दन से ऊपर का हिस्सा था चेहरे का वो पूरा कवर हो जाए। शिवरिंग विथ कोल्ड ही हरिड
टू ड्रूरी लेन, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। और अब वो बिल्कुल कांप रहा था, शिवर यानी ठंड से कांप रहा था, कांपना। अब वो ड्रूरी लेन, ये एक जगह है, वहाँ पर गया जो कि थिएटर यानी जहाँ पर कि रंगमंच का जो सेंटर है, जहाँ पर कि नाटक होते रहते हैं, उनका वो केंद्र था, वो एरिया। ही सून फाउंड ए सुटेबल शॉप। अब उसको एक जो उसको चाहिए था, एक ऐसी दुकान भी मिल गई। ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर्स एंड केम आउट ए लिटिल लेटर वेयरिंग बैंडेजेस अराउंड हिज फोरहेड। अप स्टेयर यानी वो सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ा, क्योंकि उसने अपने आप को इनविजिबल कर लिया था लंदन के उस स्टोर से बाहर निकलते समय। तो जब वो बाहर निकला, किसमें, वो जो थिएटर वाला जो स्टोर था उससे बाहर निकला, तो उसने क्या किया, अपने फोरहेड, अपने चेहरे के चारों तरफ बैंडेज यानी जैसे हॉस्पिटल में जो मेडिकल जब कोई घाव हो जाता है तो जो मेडिकेटेड पट्टियाँ बांधी जाती हैं उनको क्या कहा जाता है, बैंडेजेस। तो पूरे में वो बैंडेजेस बांध ली और डार्क ग्लासेस और काले चश्मे लगा लिए और एक नकली नाक भी लगा ली, आगे हम चित्र में भी देखेंगे। बिग बुशी साइड विस्कर्स, और उसने बड़ी घनी अपनी दाढ़ी लगा ली, एंड ए लार्ज हैट, और एक बड़ा सा हैट पहन लिया। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही केयरलेसली अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड। अब क्योंकि वो दिखने लगा था, लेकिन उसने एक शॉपकीपर यानी जो दुकानदार था जिसकी दुकान में वो घुसा था, वो उसको देख ना पाए, इसलिए उसने केयरलेसली यानी विदाउट मर्सी, बिना किसी दया के उसको जोर से मारा। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और इसके बाद में शॉपकीपर के पास जितना भी पैसा था वो पूरा पैसा उसने रॉब कर लिया यानी उसको लूट लिया। इस तरह हमने फर्स्ट पार्ट में रीड एंड आउट को पढ़ा और जो क्वेश्चंस दिए गए थे उनके आंसर को भी फाइंड आउट किया। अगेन, व्हाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एक्सेंट्रिक? What curious episode occur in the study? What other extraordinary things happen at the inn? इन तीनों क्वेश्चन के आंसर्स अब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हमको अपने आप ही मिल जाएंगे। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Epping, where he booked 2 rooms at the local inn. अभी तक तो वो लंदन के क्राउडेड एरिया में घूम रहा था, अब उसने सोचा कि यहाँ से कहीं दूर जाना चाहिए, तो उसने वहाँ से एक ट्रेन, एक गांव था इपिंग, वहाँ के लिए ली और वहाँ के एक लोकल इन एक तरह से आप लॉज समझ लीजिए, वहाँ पर 2 कमरे बुक कर लिए। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। अब क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड रहती है उस समय लंदन में, तो लोग घर छोड़कर नहीं जाते हैं, तो इतनी तेज ठंड में किसी लॉज में जाकर रहना, वहाँ पर एक अनयूजुअल यानी जो नॉट यूजुअल, जो कि साधारणतः ऐसा नहीं होता है, ये घटना थी। स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग वैगिंग, और एक अजनबी जो कि ऐसा अनकॉमन अपीयरेंस, क्योंकि जो ग्रिफिन ने क्या किया था, अपने मुंह के चारों तरफ बैंडेजेस बांध ली थी और एक हैट और एक काला चश्मा, तो जो उसकी अपीयरेंस थी, जो उसकी आउटर फॉर्म थी, जो उसका बाहरी रूप था, वो अनकॉमन, कुछ अजीब था। सेट ऑल टंग्स वेगिंग, सेट ऑल टंग्स वेगिंग का मतलब गॉसिप, यानी इनमें जो उस लॉज में रुके हुए सारे लोगों की चर्चा का विषय था। मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। अब जो वो इन था, जो वो लॉज थी, उसकी जो मालिक थी, उसकी वाइफ मिसेस हॉल, उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो ग्रिफिन के साथ फ्रेंडली हो जाएं, मित्रवत हो जाएं, बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक एंड टोल्ड हर, लेकिन ग्रिफिन को उनसे बात करने की कोई इच्छा नहीं थी। मिसेस हॉल कौन थी? जो वो विलेज था, इपिंग विलेज था, उसमें एक इन, एक लॉज था, उसके लैंडलॉर्ड की वाइफ। बल्कि ग्रिफिन ने क्या कहा, माई रीज़न फॉर कमिंग टू इपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड,
कि मैं इपिंग में इसलिए आया हूँ कि मेरी इच्छा है कि मैं सॉलिट्यूड यानी मैं एकांत में रहूँ, बीइंग अलोन, मैं एकदम अकेला रहना चाहता हूँ। दैट्स वाई आई केम हियर। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुझे मेरे काम में डिस्टर्ब करे। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, और यदि ये भी बताया कि जो वहाँ पर जो गॉसिप का पूरा चर्चा का विषय बना हुआ था कि ये किस तरह का आदमी है, तो उसने कहा कि एक एक्सीडेंट में मेरे चेहरे पर बहुत बुरी तरह से चोट लगी है और इसीलिए ये बैंडेजेस बंधी हुई हैं। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वाज एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट, अब मिसेस हॉल भी संतुष्ट हो गई कि जो उनका गेस्ट है, गेस्ट कौन था? ग्रिफिन, वो एक्सेंट्रिक है। एक्सेंट्रिक का मतलब कुछ सनकी है, स्लाइटली स्ट्रेंज, कुछ अजीब सा है, और वो साइंटिस्ट है। इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और क्योंकि ग्रिफिन ने पहले ही एडवांस दे दिया था, वो तो लंदन में ट्रेन में बैठने से पहले ही उसने उस इनको बुक कर लिया था। मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर, तो मिसेस हॉल ने भी उसकी जो अजीब एक्सक्यूज़ थे यानी उसके जो अजीब हरकतें थी उनको इग्नोर कर दिया। यहाँ पर एक्सक्यूज़ यानी इग्नोर कर दिया, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और इरिटेबल, जो उसका इरिटेट करने वाला, चिड़चिड़ाने वाला टेम्पर यानी स्वभाव था, उसको भी इग्नोर कर दिया। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन ग्रिफिन जो पैसा चोरी करके लाया था, किसका? जब एक थिएट्रिकल स्टोर में गया था तो उसके शॉपकीपर को उसने मार के और पैसा ले लिया था, वो पैसा ज़्यादा दिन नहीं चला। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, और प्रेजेंटली यानी जल्दी ही ग्रिफिन ने मिसेस हॉल को बताया कि अब उसके पास में रेडी कैश है ना, नगद जो है वो नहीं है। He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. और उसने, ग्रिफिन ने मिसेस हॉल को बताया कि जल्दी उसके पास में एक चेक आने वाला है पैसों का, और उसके बाद वो उनको पैसे देगा। Shortly afterwards, a curious episode occurred. Shortly यानी जल्दी ही, इसके बाद में एक बहुत ही क्यूरियस का मतलब स्ट्रेंज, अनयूजुअल, बहुत ही अजीब घटना हुई। Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. उसी इनमें एक क्लर्जीमैन यानी एक प्रीस्ट, पादरी या एक रिलीजियस पर्सन, वो अपनी वाइफ के साथ रुके हुए थे और उनकी नींद खुल गई। वो तरह तरह की आवाज़ों के कारण उनकी नींद खुल गई। Creeping downstairs, they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. अब वो धीरे धीरे, क्रीप यानी बहुत ही स्लोली, रेंगते हुए नीचे उतरे तो उन्होंने चिंक ऑफ मनी, जैसे कि जो सिक्के होते हैं ना, उनकी खनखनाहट की आवाज़ सुनी, और उन्होंने देखा कि उनके जो पैसे थे वो धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद ए पोकर ग्रेस फर्मली इन हिज हैंड, द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर। क्लर्जीमैन ने, उसने, प्रीस्ट ने कोई शोर नहीं किया और एक पोकर लिया यानी एक मेटल की रॉड ली और धीरे से वो दरवाज़ा खोला जहाँ पर कि उनके पैसे रखे थे, और ऐसा लग रहा था कि कोई उन पैसों को उठा रहा है, क्योंकि उसकी चिंक, उसकी खनखनाहट उन्हें सुनाई दे रही थी। तो वो एक मेटल की रॉड लेकर उस कमरे में घुसे और जोर से चिल्लाए, सरेंडर। सरेंडर का मतलब हार मानना, समर्पण करना, कि जो भी है वो चुपचाप वहीं खड़े हो जाओ, सरेंडर कर दो। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा उसमें एक क्वेश्चन था, व्हाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एक्सेंट्रिक, यानी मिसेस हॉल को वो साइंटिस्ट कुछ अजीब क्यों लगा। ये हमने जो पढ़ा उसमें हमको इसका आंसर मिला कि मिसेस हॉल ने देखा कि जो उसकी अपीयरेंस है वो भी बहुत स्ट्रेंज है, और जब उनने उसे फ्रेंडली होना चाहा तो उसने मना कर दिया कि वो यहाँ पर अलूफनेस के लिए, वो यहाँ पर सॉलिट्यूड के लिए आया है, और वो ये नहीं चाहता कि उसको कोई डिस्टर्ब करे। अब हम आगे पढ़ेंगे तो हमको रीड एंड आउट का अगले क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। देन टू हिज अमेजमेंट
he realized that the room appeared to be empty. अब जो वो क्लर्जीमैन था, जब उसने देखा कि रुपयों की जो उसके कॉइन्स थे उनकी खनक की आवाज़ आती है और वो उस कमरे में जाता है और झटके से दरवाज़ा खोलकर अंदर जो भी व्यक्ति उसको सरेंडर करने के लिए कहता है, तो वो क्या पाता है कि वो रूम तो एम्प्टी यानी खाली था. He and his wife looked under the decks and behind the curtains and even up the chimney. वो और उसकी पत्नी दोनों ने डेस्क में देखा, कर्टेन यानी पर्दों के पीछे देखा, यहाँ तक कि चिमनी के ऊपर भी देखा. There wasn't a sign of anybody. वहाँ पर तो किसी का भी कोई साइन यानी निशान तक नहीं था. Yet the decks had been opened and the housekeeping money was missing. लेकिन डेस्क तो खुली हुई थी और जो वो हाउस कीपिंग मनी थी, वो जो पैसा था जो घर के काम के लिए रखा हुआ था, वो मिसिंग था यानी वो वहाँ से गायब था. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. और पूरे दिन भर वो जो प्रीस्ट था, पादरी था, वो क्या कहता है कि ये जो सारा मामला है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर यानी बहुत ही अजीब, बहुत ही स्ट्रेंज मैटर है. बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर ए लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग. लेकिन ये तो कुछ भी अजीब नहीं था. बाद में मिसेज हॉल का जो फर्नीचर था वो भी बहुत अजीब तरीके से उसने बिहेव किया, फर्नीचर ने. द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली and were surprised to see the scientist door wide open. एक्चुअल में क्या हुआ कि लैंडलॉर्ड और उनकी वाइफ जल्दी उठ गए और उनका आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब साइंटिस्ट के रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था. यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड. अक्सर ग्रिफिन का रूम बंद रहता था और लॉक्ड रहता था यानी ताला लगा रहता था. एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीबडी एंटर्ड हिज रूम. और यदि कोई उसके कमरे में घुस जाए तो वो फ्यूरियस यानी एक्सट्रीमली एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता था. दे पीप्ड राउंड द डोर, सो नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट. दे यहाँ किसके लिए आया है? मिस्टर एंड मिसेस हॉल के लिए. उन्होंने ग्रिफिन के कमरे में पीप यानी झांका और देखा कि कोई भी नहीं है. तो उन्होंने सोचा कि अब इन्वेस्टिगेट यानी जांच पड़ताल की जाए. The bed clothes were cold, showing that the scientist must have been up for some time. जो बेड क्लोथ्स थे जैसे कि बेडशीट है, ओढ़ने वाली चादर है, सब बिल्कुल ठंडे पड़े हुए थे. ऐसा लग रहा था कि द स्ट्रेंजर इज स्टिल, और ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर बहुत देर से कोई नहीं है. द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस, और वो कपड़े भी पड़े हुए थे और वो जो पट्टियाँ थी जो कि ग्रिफिन अपने मुंह पर लगाए हुए था वो भी पड़ी हुई थी. दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट इन द रूम. पूरे कमरे में वो कपड़े उसके और उसकी पट्टियाँ डली हुई थी. इतना पढ़ने से हमको रीड एंड फाइंड आउट का सेकेंड क्वेश्चन का आंसर भी मिला कि जब क्लर्जीमैन अपनी स्टडीज़ में था तो उसको अचानक से कुछ शोर सुनाई दिया और वो नीचे अपने कमरे में गया और वहाँ उसको पैसों की यानी कॉइन्स की खनक सुनाई दी. अंदर जाने पर उसने देखा कि वहाँ कोई नहीं था, लेकिन जो कॉइन्स थे वो वहाँ से मिस थे. अब आगे. ऑल ऑफ ए सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर. अचानक से मिसेस हॉल ने, मिस्टर एंड मिसेस हॉल जब ग्रिफिन के कमरे में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उसके कपड़े और उसकी बैंडेजेस बेड पर डली हुई हैं और मिसेस हॉल ने अचानक से उनके कान के पास एक स्निफ यानी आवाज आई. अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लीप्ड अप. थोड़ी ही देर बाद में जो उसका हैट था ना ग्रिफिन का, वो बेड पोस्ट यानी जो पलंग का पाया था वहाँ से ऊपर उठा. एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस. और वो जोर से किसके चेहरे पर लगा? मिसेस हॉल के चेहरे पर लगा. देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव. इसके बाद तो उस कमरे की कुर्सी थी वो ऐसा लगा जैसे जिंदा हो गई हो.
Springing into the air, it charged straight at her, legs foremost. और जोर से वो कुर्सी हवा में उछली और मिसेस हॉल के पैर पर जा लगी. As she and her husband turned away in terror, अब तो मिस्टर एंड मिसेस हॉल डर के मारे वहां से मुड़े. The extraordinary chair pushed them both out of the room. अब वो जो अजीब सी चेयर थी, अजीब सी क्यों? क्योंकि कोई भी चेयर अपने आप नहीं हिलती है, लेकिन ग्रिफिन के रूम की वो कुर्सी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्यों थी? क्योंकि वो अपने आप से हिल रही थी और उस चेयर ने उन दोनों को धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल दिया. एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम. और इसके बाद में दरवाजे को जोर से स्लैम यानी जोर से बंद किया और ताला लगा दिया. मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक. अब तो मिसेस हॉल को हिस्टेरिक यानी एक तरह से चक्कर सा आ गया और वो लगभग गिर ही गई थी. शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स. अब तो उनको पक्का यकीन हो गया कि उस कमरे में कुछ स्पिरिट्स यानी भूत वगैरह हैं. एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर. और वो जो स्ट्रेंजर है उसने इन्हीं भूतों को उसके फर्नीचर में घुसा दिया है. माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, शी मोन्ड. वो तो बहुत ही रोते रोते यानी उनकी जो आवाज़ थी वो रुआसी हो गई और वो कहने लगी कि मेरी माँ इस कुर्सी पर बैठा करती थी. टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ. और वो इतनी डर गई कि उनको लग रहा था कि शायद ये कुर्सी फिर से उनके सामने आ जाएगी उछलकर. और अब हमें पेज नंबर 28 पर जो रीड एंड फाइंड आउट है उसका क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर मिल गया. वॉट अदर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग्स हैपन एट द इन. यानी उस लॉज में और कौन सी अजीब, पहली तो क्लर्जीमैन के साथ हुई, दूसरी कौन सी अजीब बात हुई? तो दूसरी क्या हुई कि एक दिन मिस्टर एंड मिसेस हॉल को ग्रिफिन के रूम का जो दरवाज़ा था दैट वाज ओपन, वो खुला हुआ था. दोनों उसके अंदर गए तो उन्होंने क्या देखा कि एवरीथिंग वॉज लाइंग देयर. ग्रिफिन का हैट भी डला हुआ था, उसकी बैंडेज भी डली हुई थी. थोड़ी देर में जो हैट था वो उछल के मिसेस हॉल पर लगा और थोड़ी देर में उनका जो बेडरूम की चेयर थी वो भी हवा में उछली और उसने उन दोनों को धक्का दिया रूम के बाहर और लॉक लग गया. इस तरह से मिस्टर और मिसेस हॉल वो दोनों ही उन्होंने ही इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ को उस दिन देखा. नाउ नेक्स्ट, द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाय विचक्राफ्ट. अब क्योंकि उस इन में और भी लोग रहते थे तो उनको यकीन हो गया कि ये जो ट्रबल है, ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैपनिंग्स हो रही हैं, ये कोई विचक्राफ्ट, ये कोई काला जादू का चक्कर है. बट विचक्राफ्ट और नॉट, when news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. लेकिन चाहे जादू टोना हो या नहीं हो, क्लर्जीमैन के रूम में जब चोरी की घटना हुई, बर्गलरी की यानी थेफ्ट की घटना हुई, तो सीधा शक इस साइंटिस्ट के ऊपर गया कि हो ना हो इस साइंटिस्ट का ही उसमें हाथ है. Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash. शक उस समय और गहरा हो गया जब जो ग्रिफिन था वो कहीं उसने रेडी कैश यानी नगद पैसा दिया, क्योंकि इसके पहले उसने मना कर दिया था कि अब उसके पास पैसा नहीं है और उसका एक चेक आने वाला है. Though he had admitted not long before that he had no money. वो पहले ही कुछ समय पहले बता चुका था कि उसके पास पैसा नहीं है. The village constable was secretly sent for. अब तो उस गांव के कांस्टेबल को चुपके से बुलवा भेजा. किसने? मिस्टर एंड मिसेस हॉल और क्लर्जीमैन और जो भी लोग उस इन में थे. Instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist. अब मिसेस हॉल बिना कांस्टेबल का इंतज़ार करे साइंटिस्ट के पास गई. Who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. और साइंटिस्ट भी अपने उस खाली बेडरूम में से पता नहीं कहाँ से मिस्टीरियसली यानी रहस्यमय रूप से प्रकट हो गया.
I want to know what you have been doing to my chair upstairs, she demanded. मिसेस हॉल ने कहा कि तुम मेरी कुर्सी के साथ क्या कर रहे थे. And I want to know how it is you came out of an empty room. और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि एक खाली कमरे से तुम कैसे बाहर निकले, यानी जिस कमरे में कोई था नहीं वहाँ पर तुम अचानक कैसे आ गए. एंड हाउ यू एंटर्ड ए लॉक रूम, और जब कमरा बंद था तो तुम उसके अंदर कैसे घुसे. द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड. अब जो वो साइंटिस्ट का नाम क्या था, ग्रिफिन, वो क्विक टेम्पर्ड था, यानी चिड़चिड़ा था, शॉर्ट टेम्पर्ड था. नाउ ही बिकेम फ्यूरियस. अब तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया. यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वॉट आई एम, ही शाउटेड. वो इतनी ज़ोर से चिल्लाकर उसने कहा कि तुमको नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ. वेरी वेल, आई विल शो यू. अब मैं तुमको बताता हूँ कि मैं क्या हूँ. सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज. अब तो उसने अपनी बैंडेजेस यानी वो पट्टियों को भी उतार फेंका, अपने विस्कर्स यानी जो वो नकली दाढ़ी आड़ी लगा रखी थी, अपने चश्मे को, और यहाँ तक कि जो वो नकली नाक लगा रखी थी उसको भी फेंक दिया. इट टुक हिम ओनली ए मिनट टू डू दिस. 1 मिनट के अंदर ही उसने ये सब कर लिया. द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेरिंग एट ए हेडलेस मैन. अब तो जो वो बार था, जो वो होटल था, इन था, उसके लोग, उसमें रहने वाले लोग एकदम फ्राइटेंड हो गए, डर गए जब उन्होंने एक बिना सिर का आदमी देखा. क्यों? क्योंकि सिर तो उसका ट्रांसपेरेंट था, अभी तक उसने हैट लगा रखा था, मेकअप कर रखा था, इसलिए उसका शेप दिखाई दे रहा था. मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड. इसी बीच में वो जो कांस्टेबल भी आ गया, पुलिस वाला भी आ गया, उसका नाम था मिस्टर जेफर. एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट ए हेड. और उसको इतना ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि क्या उसे एक बिना सिर के आदमी को अरेस्ट करना पड़ेगा. बट जेफर्स वॉज नॉट ईजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी. इफ ए मजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर्ड ए पर्सन's अरेस्ट, then that person had to be arrested with or without his head. उसने सोचा कि यदि मजिस्ट्रेट ऑर्डर देगा कि चाहे आदमी का सिर हो या नहीं हो, यदि तुमको अरेस्ट करना है तो उसे करना ही पड़ेगा. There followed a remarkable scene as the policemen tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment and another. अब तो उस इनविजिबल मैन ने, कौन था इनविजिबल मैन? ग्रिफिन. उसने पुलिस वाले को देखते ही अब तो अपने कपड़े एक एक करके उतारना शुरू किए, और जैसे ही वो कपड़े उतारता गया तो वो इनविजिबल होता गया. अब जो पुलिस वाला था, कांस्टेबल था, उसको पकड़ना बड़ा कठिन हो गया. फाइनली ए शर्ट फ्लू इनटू द एयर एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी. अंत में उसने अपनी शर्ट भी फेंक दी, और जो कांस्टेबल था वो उसको पकड़ने की कोशिश में ऐसा लग रहा था कि कहीं कुछ दिख नहीं रहा है और वो किसको पकड़ने जा रहा है. इस पूरी घटना को अब आप अपनी बुक में जो चित्र दिया है, और यहाँ पर भी चित्र में देखिए, ये मिसेस हॉल हैं और हॉल के पीछे वो कांस्टेबल है, साइड में मिस्टर हॉल हैं, और ग्रिफिन एक के बाद एक अपना, देखिए उसका चश्मा फेंका उसने, और अब अपनी पट्टियाँ फेंक रहा है. पट्टियों के साथ में उसने हैट भी हटा दिया है, और जो कांस्टेबल है वो हाथ में हथकड़ी लिए है ग्रिफिन को अरेस्ट करने के लिए. तो इस पिक्चर से हम समझ सकते हैं कि वहाँ पर क्या सीन था. Some people tried to help him but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere. कुछ लोगों ने कांस्टेबल की मदद करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या देखा कि उसको वो कोई ब्लोज यानी मुक्के मार रहा था, और उनको ऐसा समझ नहीं आ रहा था कि ये मार कौन रहा है. तो एक्चुअल में कौन मार रहा था? ये ग्रिफिन मार रहा था, क्योंकि अब वो टोटली इनविजिबल हो गया था. उसने अपने पूरे कपड़े, बैंडेज, चश्मा सब कुछ उतार फेंक दिया था. इन द एंड जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड ए लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट. अंत में जेफर्स को भी ग्रिफिन ने अनकॉन्शियस कर दिया, सेंसलेस कर दिया, बेहोश कर दिया. नॉक्ड यानी उसको मारकर, और उसको साइंटिस्ट को पकड़ने का उसका प्रयास बेकार गया.
देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम। सब तरफ लोग नर्वस यानी बुरी तरह से डर गए थे और चिल्ला रहे थे, उसको पकड़ो। किसको? ग्रिफिन को। बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन। लेकिन ऐसा कहना आसान था, ऐसा करना कठिन था। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री। ग्रिफिन तो अब आज़ाद हो गया था। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। और कोई नहीं जानता था कि ग्रिफिन को पकड़ने के लिए हाथ कहाँ पर रखना पड़ेगा, क्योंकि ही वॉज इनविजिबल। वो फिर से टोटली इनविजिबल, अदृश्य हो गया था। तो इसलिए जो ग्रिफिन था उसने एक्सपेरिमेंट करके जो ड्रग डिस्कवर की, उस ड्रग को लेने के बाद में वो कैसा हो गया था? वो लॉलेस हो गया था। वो कानून की परवाह नहीं करता था।